गुड आफ्टरनून 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान इतिहास में पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का आगे का भाग पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि क्रांतियों का युग 1830 से 1848 के बीच। इसके पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था कि क्रांतिकारी कैसे होते थे और उन्होंने किस प्रकार से अपने अपने संगठन स्थापित किए थे, जिसमें हमने ज्यूसेपे, मैस्सिनी और बर्न को पढ़ा था। अब देखेंगे हम आगे कि जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। अब रूढ़िवादी व्यवस्था जब शुरू हुई तो अपनी ताकत को मजबूत बनाने की वो कोशिश करने लगे। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। और इधर जो इटली, जर्मन के राज्य थे, उनमें ऑटोमन साम्राज्य में के सूबे और आयरलैंड, पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र आते हैं। अब इन क्रांतियों का नेतृत्व या तो उदारवादी या राष्ट्रवादियों ने किया। जो कैसे लोग थे? शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें कौन कौन शामिल थे? प्रोफेसर थे, स्कूली अध्यापक थे यानी टीचर्स थे, क्लर्क थे और वाणिज्य यानी व्यापार करने वाले मध्यवर्गीय लोग शामिल हुए। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया था? उखाड़ फेंका था, उन्हें हटा दिया था। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। अध्यक्ष कौन बना इसमें? लुई फिलिप। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाती है? सर्दी जुकाम हो जाती है, ऐसा उसका कहना था। तो होता क्या था कि उस समय जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया। जुलाई में जो क्रांति हुई उससे कहाँ पर विद्रोह भड़का? ब्रुसेल्स में, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यूके से कौन अलग हो गया? नीदरलैंड। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्गों में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वो क्या थी? यहाँ की यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष कब से शुरू हो गया था? 1821 से। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन भी मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखता था। कवियों, कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा भी की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। एक मत हो गए वो लोग। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने क्या कर लिया? धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में वो लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। अब रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या थी? तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों, संगीत आदि ने राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग प्रदान किया। उस समय कला के माध्यम से, काव्य के माध्यम से कहानी और किस्से सुनाए जाते थे, संगीत सुनाए जाते थे और किसकी भावना का विकास किया जाता था? राष्ट्रवादी की। रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति हो और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। अब जर्मन दार्शनिक योहान
गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन रूपों को एकत्रित और अंकित किया जाने लगा। जैसा कि यहाँ पर एक चित्र दिया है, इसमें यूजिन डेला क्रोआ द मसेकर एक कियोस यानी 1824 फ्रांसीसी चित्रकार है जिसका नाम है डेला क्रोआ। इसने फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से ये एक था। यह विशाल चित्र एक घटना को चित्रित करता है कि द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों के बीच 1000 यूनानियों को मार डाला गया था, जिसमें घटना नाटकीय बनाकर उन्हें महिला और बच्चों को उनकी पीड़ा को केंद्र बिंदु बताते हुए उन्हें चटक रंग भरे इसमें और उनमें सहानुभूति जताई है इस प्रकार से चित्र बनाकर। आगे दिया है कि राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए यह आवश्यक था स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। ये संदेश ये अपने विचारों के माध्यम से या लोक संस्कृति के माध्यम से एकत्र करते थे या अंकित करते थे, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई थी। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया। पोलेनेस और माजूरखा जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्र प्रतीकों में बदल दी गया। ये जो लोक नृत्य थे वहाँ की संस्कृति को बताते थे ये लोक नृत्य। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजकों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया और रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया और पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अब किस भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा? रूसी भाषा को। तो यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है।